Good afternoon, students. Today we are going to start chemical kinetics, lecture 1. It is, and in this lecture we will discuss rate of reaction. Chemical kinetics के first lecture अपन discuss करेंगे rate of reaction. So chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the study of reaction rates and their mechanism. कोई रिएक्शन किस स्पीड से चल रहा है और किस किस स्टेप से, कौन कौन से स्टेप से होकर वो निकल रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के इस चैप्टर के अंदर. रेट ऑफ रिएक्शन बहुत या स्पीड ऑफ रिएक्शन के अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उसके बारे में भी इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे. Normally on the basis of rate of reaction, speed of reaction, all the reactions classified into three types. One is called fast reaction. ये जनरली आयनिक रिएक्शन होते हैं जहाँ आयन्स इन्वॉल्व होते हैं और फटाफट, जैसे आपने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाया तो फटाफट बेरियम सल्फेट का पीपीटी बन जाएगा, उसमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा. तो फास्ट रिएक्शन ये कहलाते हैं. सेकेंड रिएक्शन और स्लो रिएक्शन लाइक करोजन वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी स्लो रिएक्शन होते हैं, काफ़ी डेज लग जाते हैं करोड होने में. और थर्ड जो आता है दे आर मॉडरेट स्पीड ऑफ रिएक्शन. अगर हमें केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए, केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन की स्टडी को बताने के लिए किसी तरह के रिएक्शंस को सेलेक्ट करना है तो वो मॉडरेट रिएक्शन होते हैं, बिकॉज दे आर मॉडरेटली, इनकी स्पीड होती है ना बहुत फास्ट होते हैं ना स्लो होते हैं, ना बहुत कम सेकेंड्स लगते हैं ना बहुत दिन लगते हैं, तो जल्दी कंप्लीट भी हो जाते हैं. सो मॉडरेट रिएक्शन जो होते हैं उनको स्टडी के लिए यूज किया जाता है. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. बिफोर वी प्रोसीड फॉर एग्जैक्टली रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, हियर द टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अदर वन इज रेट ऑफ अपीयरेंस. Rate of disappearance is actually the time taken. The rate of disappearance is decrease the concentration, the rate of decrease of the concentration of any one of the reactant. ROD is used for reactant and ROA is used for product. Right? For example, अगर हम कोई एक रिएक्शन लेते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन अगर हम ले N2 plus 3H2 gives 2NH3. So in this reaction अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे ROD, rate of disappearance of N2, that would be equal to minus, obviously rate of disappear हो रहा है तो वो माइनस की तरह हम ले सकते हैं, that would be concentration of N2 D of delta of concentration of N2 divided by delta. ऐसी rate of disappearance of H2 if we need to write, in that case minus D and this is H2 and divided by T. And rate of appearance of NH3 that would be equal to of NH3, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं that would be minus plus del of NH3, concentration of NH3 upon dt. These are generally average rates, है ना. इस तरह के रेट्स जो होते हैं एवरेज रेट्स कहलाते हैं. इंस्टेंटेनियस रेट के लिए डेल की जगह हम डी ले लेते हैं. वो इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट के लिए क्या रेट हो सकता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या हो सकता है, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बताता है. राइट. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस मेरे ख्याल से आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा. डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, increase the concentration of reactant is appearance, decrease the concentration of reactant is disappearance. Right? हमेशा याद रखिएगा. अगर ग्राफिकली हम बात करें तो ग्राफिकली यू कैन सी कि जब रिएक्टेंट्स की बात आती है तो रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होता जाता है. और इन दैट कंडीशन अगर हम किसी पर्टिकुलर दो कॉन्सेंट्रेशन के लिए दो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के बीच में हम फाइंड करें तो हमें इस तरीके से एवरेज रेट मिलता है. इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम बहुत छोटे से कॉन्सेंट्रेशन चेंज के लिए छोटे से टाइम इंटरवल के बाद जहाँ पर डेल्टा टी डेल टी लिमिट्स टू 0 जब हम ले लेते हैं तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट. In an example you can also see कि rate of disappearance और rate of appearance क्या होते हैं.
रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली व्हाटएवर डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये ROD और ROA है, लेकिन जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो ये जो आपने ROD लिखा है डिवाइडेड बाय A stoichiometric coefficient for A, B, C, D you can see here. And the example that we had discussed, इनमें भी देख सकते हैं अगर हम rate is equal to लिखना चाहते हैं तो rate is equal to हो जाएगा माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय T। इसका कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो इसीलिए ये रेट और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 बराबर हो जाते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन उसके बराबर ही हो जाता है। बट इन टर्म्स ऑफ H2 की अगर हम बात करें तो दैट वुड बी 3 dt। एंड इफ रेट ऑफ अपीयरेंस हम बात कर रहे हैं NH3 के टर्म्स में, सो दैट वुड बी डिवाइडेड बाय 2 dt, राइट। सो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। So we can, how can we read this? Rate of reaction of this reaction is equal to rate of disappearance of N2, rate of disappearance of H2 by 3, rate of appearance of NH3 by 2, right? तो इस चीज को हम बड़े आसानी से याद रख सकते हैं और बड़े आसानी से समझ सकते हैं, right? So this is what we call rate of reaction. And the relation between rate of reaction, rate of disappearance and rate of appearance, it is very, very important, remember it. Dependence of rate on concentration of reactants. Rate of reaction depends on various factors. Here we are discussing the rate of reaction किसके ऊपर डिपेंड करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। So concentration पे rate of reaction कैसे डिपेंड करता है? It is given by a law that is called rate law. According to rate law, rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactants raised with the power equal to the coefficient that occurs in chemical equation of elementary reaction. So x और y जो है, अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूँ कि एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दो तरीके के डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। अब आपको ये चीज और बेहतर समझ में आएगी कि आप बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा कई रिएक्शन स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो होते हैं जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होते हैं जिनमें कई स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप को आप एलिमेंट्री स्टेप कहते हैं। सो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये रेट लॉ एक्सप्रेस किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ए और बी एक्स और वाई के बराबर होता है। इट इज फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एक्स और वाई और ए और बी डिफरेंट हो सकते, मतलब एक्स और वाई और ए और बी डिफरेंट होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एक्स और वाई और ए बी जो है वो सेम होते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हमेशा याद रखिएगा, राइट। सो व्हाट इज एक्स एंड वाई? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सो रिमेंबर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली sum of the powers of the concentration of reactants in the rate law expression is called order of chemical reaction. rate law expression में जो powers होते हैं उनका sum। अब ये powers जो होते हैं वो किसी chemical reaction के बेस पर डिसाइड नहीं होते हैं, ये powers इस बात ऊपर डिसाइड होते हैं कि A और B का concentration रेट को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, यानी ये पावर्स कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से डिसाइड होते हैं और इसीलिए रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटल टर्म कहलाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 3 से ज़्यादा के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़्यादा जाने नहीं जाते हैं, फ्रैक्शन भी पॉसिबल है, राइट। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल टर्म है, कंप्लीटली एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होता है और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज होने पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें जैसे H2 + O2 अलग अलग केसेस में अलग अलग कंडीशंस में, जैसे H2 + Cl2 को देखें, गोल्ड के प्रेजेंस में अलग होता है,
सनलाइट के प्रेजेंस में अलग होता है, गोल्ड के प्रेजेंस में 0 ऑर्डर हो जाता है। तो ऐसे कई रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे जिनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है अगर रिएक्शन कंडीशंस डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ बिग टास्क। रेट कांस्टेंट इज के। अगर आप यहां पर देखें प्रोपोर्शन साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज के। ओके, एंड ए और बी हम जानते हैं कि उनके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। रेट का जो यूनिट होता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, और ए और बी जो है वो सम अगर हम निकालें तो कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन ले सकते हैं। जनरली जो है कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर में यूज करते हैं, तो 1 अपॉन मोल पर लीटर अगेन हेयर। अब इसके बेस पर अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी पावर 0 हो जाएगी। एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, राइट। तो एन की पावर 0 हो जाएगी तो आपके पास बचेगा मोल लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये यहाँ 1 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल होगा तो केवल यही बचा रहेगा लीटर सेकेंड मोल, राइट। तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं इजीली। और उसका आपको ये भी पता है कि ट्रिक क्या होती है। तो ट्रिक में हम इस तरीके से अगर हम एक इक्वेशन हमें ट्रिकी पता करना हो तो हम एक इक्वेशन भी लिख सकते हैं के की यूनिट्स के लिए। तो के की यूनिट्स क्या हो जाएगी, तो एक तो मोल होता है उसमें, एक लीटर होता है और सेकेंड होता है। सेकेंड हमेशा इनवर्स ही रहता है। लीटर जो है वो होता है दैट इज n-1 और मोल होता है 1 - n। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के थ्रू हम अलग अलग जो उसके यूनिट्स हो सकते हैं किसी भी ऑर्डर के लिए जो आपसे पूछा जाता है वो बता सकते हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी जनरली जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनका सम होता है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर एक स्टेप की अपनी मॉलिक्यूलैरिटी होती है। जनरली मॉलिक्यूलैरिटी 1, 2 और 3 तक हो सकती है, 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलैरिटी जनरली देखने को नहीं मिलती है। एंड द मॉलिक्यूलैरिटी इज थ्योरेटिकल टर्म, वो एक्सपेरिमेंटल टर्म नहीं है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दैट इज थ्योरेटिकल टर्म ओनली, राइट। ठीक है, और मॉलिक्यूलैरिटी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के बेसिस पर चेंज नहीं हो सकती। मतलब सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनका सम हम काउंट कर सकते हैं। अदर कंडीशंस के लिए हम यूज कर सकते हैं मतलब अदर जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं उसमें हर एक स्टेप का मॉलिक्यूलैरिटी होती है, यानी ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कोई मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होती है। मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, फ्रैक्शन नहीं होगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जैसे हम देखा कि शायद मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कहीं मेंशन नहीं किया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलैरिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है, इस बात का हमेशा याद रखिएगा। कई बार कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जो रिएक्शन को जो है वो रेट को कम करने का काम करते हैं, तो वो नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शो करते हैं। There is an example of a complex reaction. You can see in this reaction there is 2 steps. In one step that H2O2 turned into H2O and IO minus, and second step IO minus with H2O2 gives H2I minus and O2. So in this step overall 2 H2 molecule and 1 O2 is formed. This is alkaline हाइड्रोजन peroxides का डिकम्पोजिशन कैटालाइज किया जा रहा है आयोडाइड आयन के थ्रू। सो इन दिस रिएक्शन देयर इज 2 स्टेप्स। तो इन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। सो इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्लोएस्ट स्टेप। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है रिएक्शन में। सो ऑब्वियसली उसी के बेस पर हमने देखा भी है, इनिशियली भी हमने देखा कि जो स्लो मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं उनसे ही हम पता करते हैं। तो फास्ट रिएक्शन से तो हम पता कर नहीं सकते मैकेनिज्म, तो हम किससे पता करते हैं, स्लो स्टेप से, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा समय लगता है, तो हम स्टडी कर पाते हैं, राइट। तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं उनके लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो स्लोएस्ट स्टेप पर
डिपेंड करता है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में हम डायरेक्ट जो भी स्टेप है उसी को ही हम मेन स्टेप मान लेते हैं, एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है वो रिएक्शन। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो उनके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ता है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉलिक्यूलरिटी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों रिएक्शन के लिए इंडिविजुअल, इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी 2 और इस रिएक्शन के लिए भी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है। तो मॉलिक्यूलरिटी इंडिविजुअल स्टेप्स के लिए होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, टोटल रिएक्शन की कोई मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, right? Now this is the difference between order of reaction and molecularity. You can study it and it's very important for you. So ये first part था. We will have many questions on this part also. So मैंने जैसे कई questions किए जा सकते हैं इसमें। आपको एक मान लीजिए आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 आपको दे दिया गया और रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 पता करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 पता करना है। तो ऐसे कई सारे रिएक्शंस हो सकते हैं, बड़े आसानी से इसी का यूज़ करते हुए हम ये फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।